फाइनली पाकिस्तान बाबा के चरणों में आ गया। यस, बाबा के चरणों में आ गया। बाबा की एक बार अगर मूर्ति लगा दे तो मजा आ जाए, बुलडोजर पे ही लगा दे, थोड़ा हमारे को तसल्ली मिल जाएगी कि बेटा तुम अपने बाप को फॉलो कर रहे हो। उनको बाबा का बुलडोजर दिखाई दिया तो भाई बुलडोजर फेर दे, किस पे फेरना उन्हें ये भी नहीं पता। और भविष्य को तो किस पे फेरना मैं बताता हूँ, किस पे मैं फेरना है मैं बताता हूँ। ये बुलडोजर बाबा का चला उस पे है जिस बाबर की ये कस्में खाते हैं, बाबर वहीं से था। बाबा का बुलडोजर बाबर पे चल गया। जिस अब्दाली की कस्में खाते हैं वो ये उनकी नस्लों पे चला है, ठीक है। ये दुर्रानी की नस्लों पे चला है, जिनकी नस्लों को, जिनके नाम पे ये मिसाइल बनाया है, अब्दाली और गौरी, ये गौरी की नस्लों पे चला है। गौरी वहीं से, वही बुलडोजर उन निर्दोष लोगों पे जिन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की, जिन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उन पर बुलडोजर चला। जो मांगे हुए नाम थे ना, और ये मांगे हुए सरनेम है ना, जो पीछे लिख रहे हो कि कोई इलाही लिख रहा है और कोई कुछ लिख रहा है, ये सारे के सारे जो सरनेम मांगे हुए हैं उन्हीं पे चला है। बाबा जिनके नाम पे मिसाइल बनाए थे, उन्हीं के पुरखों को तुम घर से निकाल रहे हो, बाबा के बुलडोजर से आ रहे हो लाइन पे। ये डिस्कशन किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर या किसी भी अल जजीरा जैसे चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं हो रहा। नॉन जो मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं और आप दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। नमस्कार। अभी पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज निकाले गए हैं, वो अफगान रेफ्यूजी जो कई सालों से, जो वहां पे 40 साल से रह रहे थे, सेकंड जनरेशन वहां पे थी, वो भी निकाल दी गई। क्यों निकाल दी गई? क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान नहीं चाहता था ये यहाँ रहे, और अफगानिस्तान से उसके रिलेशंस खराब थे इसी पे। लेकिन वो जो लोग रहते थे वहां पे, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। जब ये बाबा चलाते हैं अपने योगी बाबा, तो बुरा लगता है। लेकिन अब इन्होंने योगी बाबा की राह पे चलते हुए बुलडोजर चलाया। मैं आपको दिखाऊंगा बुलडोजर चलते हुए, और उसके बाद आपको बात करूंगा। मेरे साथ है हरिमोहन जी, जो कि अपना एक आईएएस स्टडी सर्कल चलाते हैं, और बड़ी डीप स्टडी है इनकी इंडियन पॉलिटिक्स पे और फॉरेन की पॉलिटिक्स पे, खासतौर से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया की राह पे चल के, फिर उसके बाद इन्होंने इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं इंडिया की राह पे चल के, और अब बुलडोजर भी बाबा की राह पे पकड़ा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। 500 से भी ज्यादा घर इस वक्त गिराए जा चुके हैं। 500 से भी ज्यादा। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है अफगानों की, तो आप ज़रा देख सकते हो, चेक करें क्या हालात है। जमाल भाई, ये वीडियो आप अपने पेज से अपलोड कर दें। ये अफगानी इस मौसम में कहाँ पे जाएं? ये सर्दी का मौसम, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें, बिल्कुल बेरहम इंतज़ामिया। गज़ा और फ़लस्तीन और इसराइल के जुल्म बयान करने वाली कौम से मेरी अपील है कि ज़रा ये भी बयान कर दे कि इन लोगों के साथ जो हो रहा है, ये क्या गज़ा और या क्या उन लोगों से कोई कम मुसलमान है ये लोग? ये सर्दी, ये इतने ख़राब हालात में ये किधर जाए ये लोग? हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये आपने वीडियो देखा, और योगी बाबा को तो बहुत कुछ बोलने आ जाते हैं कि नाजी रजीम है, जियोनिस्ट रजीम है, मुसलमानों के घर गिराती है। ये जो घर गिरे हैं ये भी तो मुसलमानों के ही थे। क्या योगी बाबा के राह पे चल चुका है पाकिस्तान? रोहित जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टॉपिक पे अपनी राय रख सकूं। सर, एक चीज मैं आपसे जो थोड़े आपसे आपके क्वेश्चन से हटके एक तरफ इशारा करना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो आपने दिखाया, उसमें इस बंदे ने खुलकर एक शब्द इस्तेमाल किया कि गाजा और फिलिस्तीन पर शोर मचाने वालों, हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी इस आवाज को भी तो कुछ उठाओ। ये बहुत बड़े लेवल पर एक दोगलापन गाजा और फिलिस्तीन पर छाती पीटने वालों का दिखाई दे रहा है कि उनको असलियत में वहां वो जियोपॉलिटिक्स और वॉर अगेंस्ट इस्लाम नजर आ रहा है, जिसमें एक मुसलमान की एक गैर मुसलमान से लड़ाई है, और दूसरा एक मुसलमान ने मुसलमान को मारा, तो उसमें हिंदुस्तान और बड़े लेवल पर दुनिया के सभी लोग चुप बैठे हुए हैं। बल्कि मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर या किसी भी अल जजीरा जैसे चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं हो रहा। नॉन जो मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं और आप दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। पहली बात।
अब आ जाते हैं योगी मॉडल पर। देखिए, योगी मॉडल जो है, असलियत में सबसे पहली बात, योगी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इनके पाकिस्तान से बड़ा है। जितना ज्यादा एनार्की उस स्टेट के अंदर था, जिस लेवल पर था, और जिस तरीके से ये जो एक मारा गया था अभी असलम और एक मुख्तार अंसारी, ये दो जिस तरीके के हैं, और ऐसे ऐसे न जाने कितने ज्यादा भरे पड़े थे यूपी के अंदर, और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस था यूपी के अंदर, वहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई भी मुख्यमंत्री अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलाकर मार रहा हो, मतलब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलाकर इतने बड़े स्टेट को कंट्रोल कर रहा होता। ना सिर्फ कंट्रोल किया, ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया, बल्कि ग्रोथ रेट में बीमारू से निकालकर एक प्रोग्रेसिव स्टेट में लेके जाना सबसे बड़ा काम था। और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान जो छाती पीटता था साहब, सबसे पहला इनकाउंटर एक ठाकुर का हुआ था 2017 में, और जब सरकार आई तो सबसे पहला इनकाउंटर एक ठाकुर का हुआ था। और 2019 के इलेक्शन में जाने से पहले जो सबसे लास्ट वाला एनकाउंटर था, आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता लगेगा, एक ठाकुर का ही हुआ था। दूसरी बात, पाकिस्तान जो बार बार शोर मचा रहा होता है कि भाई मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, सर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे लगभग 1300-1400 के करीब एनकाउंटर्स हुए हैं यूपी के अंदर 2017 से और 22 के बीच में। सर जितने इनकाउंटर्स हुए हैं, अगर आप उन्हें उठाकर देखेंगे तो उनमें से महज लगभग 150 से 200 के करीब मुसलमान हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से 20% ही तो हैं, और मुस्लिम्स के इनकाउंटर 20% से कम हुए हैं, यानी बाकी जो इनकाउंटर 80-85% हुए हैं वो नॉन मुस्लिम्स के हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी वालों को एक जो है उनके अगेंस्ट अगर प्रोपागेंडा बनाना है तो एंटी मुस्लिम तो खड़ा करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पाकिस्तान का, हमारे देश की राजनीति है, हमारे देश के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, करते रहो भैया, ठीक है, हम इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है, राजनीति है, वो मेरे घर का मामला है, मैं देख लूंगा। जब ये मामला पाकिस्तान उठाता है और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के मामले में जाके छाती पीटता है, जब पाकिस्तान ओआईसी के अंदर जाके छाती पीटता है, जब पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे किसी भी, चाहे वो सर इकोनॉमी की अगर बात हो रही हो तो पाकिस्तान को इंडिया के अंदर मुसलमान जो है वो विक्टिम नजर आते हैं, अगर वो क्या नाम है एनवायरमेंट की बात हो रही हो तो वो इन मामलों को उठा रहा होता है हर जगह पे। वो क्या है कि असलियत में बाय बर्थ ये एक ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही अपने बाप से दुश्मनी मोल लेके ये लड़ रहा है कि तेरी वजह से मैं पैदा हुआ, मैं तुझे ही खत्म करूंगा। इस तरीके का एक पाकिस्तान कंट्री है, उसका नींव ही इंडिया के खिलाफ पड़ी हुई, और यही कारण है वो कोई भी मौका हिंदुस्तान में खासकर मुसलमानों के मामले में छोड़ता ही नहीं। अब आ जाते हैं बुलडोजर का मामला। आप बुलडोजर के पीछे का लॉजिक, यही बुलडोजर की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सरकार ने रिपोर्ट पेश की और अपने सारे फैक्ट्स रखे, तो सुप्रीम कोर्ट भी जब, मतलब एक इंक्वायरी कमेटी टाइप की बनाई गई, उसमें फैक्ट्स रखे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कोई वर्डिक्ट दिया होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक लेवल बहुत हाई है, और आप यकीन मानिए आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मामलों में जस्टिस चंद्रचूड़ हुए या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच हुई या जज हुए, वो हमारी सरकार को एक सेकंड में आईना दिखा देते हैं और हमारी सरकार को चुपचाप बैठ के उसे देखना पड़ता है। इतनी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर इस बुलडोजर के मामले में चुप बैठी हुई है, और 2017 से लेकर 2023 सर 6 साल के अंदर एक बार भी किसी बुलडोजर की कार्रवाई को गैर कानूनी या दूसरा नहीं ठहराया जा सका, जबकि दूसरी किसी भी सरकार में उठाकर देख ले जिन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में क्यों ना हुई हो, उनको भी 2 दिन से 1 दिन, 1 या 2 दिन के अंदर बुलडोजर रोकने पड़े, या फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब कानूनी तौर पर कुछ ना कुछ सही काम हो रहा है। अब आ जाते हैं, यानी बुलडोजर की जो बाबा की बुलडोजर पॉलिसी है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। सब पाकिस्तान एक दोगला कंट्री, ऐसा जिसका सर पैर दीन ईमान दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप उठाकर आप देखेंगे,
तो इसे सबसे ज्यादा इसने इस्लाम को बेचा है। जैसे होता है ना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा कंट्री है जो अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पर हर चीज दुनिया में मांगता फिर रहा है। इस्लाम के नाम पे पैसा, इस्लाम के नाम पे डोनेशन, इस्लाम के नाम पे जकात वाले अनाज, इस्लाम के नाम पर इसके जो सबसे ज्यादा भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर पता नहीं क्या क्या। और मजे की बात यही कि इसी देश ने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को इस्लाम के नाम पे या तो मारा है या मरवाया है। जैसे सर, हम एक ब्लैक सितंबर की बात याद करते हैं जिसके अंदर पैलेस्टीनियंस 25,000 के करीब, अलग अलग डाटा है जिसमें एक डाटा 25,000 तक का है कि 25,000 पैलेस्टीनियंस जॉर्डन के अंदर एक रात में मार डाले। एक रात के अंदर, या 3 रात, कोई कह रहा है 1 रात, कोई कह रहा है 3 रात। सवाल ये है मारे गए किसने मारे? जो बाद में इनका राष्ट्रपति बना, जियाउल हक ने मारे। एक बार में मारे। क्या किसी को इस्लाम याद आया? तब क्या किसी एक को इस्लाम याद आया? वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे बांग्लादेश के अंदर, साहब आप बता दीजिए, बांग्लादेश के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया, औरतों के रेप किए गए। दुनिया में इकलौता ऐसा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जिसमें रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई लेडीज के अबॉर्शन करवाए गए, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को लगभग 1 साल तक अपना कैंपेन चलाना पड़ा कि लोग उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकले जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश और उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान के अंदर किया था। क्या किसी ने, क्या आज के दिन एक पाकिस्तानी को, किसी एक पाकिस्तानी को कहीं टीवी पे या रिकॉर्ड्स में एक जरा सा भी कोई रिग्रेट फील होता है कि नहीं यार हमने बांग्लादेशियों के साथ गलत किया, वो हमारे मुसलमान भाई थे? इनको यूपी के अंदर एक गुंडे या 2-4 गुंडों के मामले में ऐसा शोर मचता हुआ दिखाई देता है। एक बार भी इन्हें बांग्लादेश के ऊपर रिग्रेट फील हुआ? सर मुझे तो नहीं लगता रिग्रेट फील हुआ होगा कि किसी बांग्लादेशी के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए, जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग, 10,000 या फिगर उससे भी ज्यादा है, ये तो वो है जो अनऑफिशियल डाटा है, और वो डाटा है जो कि अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा और लोग वहां के गेस कर पा रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग, जिनके मतलब औरतें और बच्चे जो हैं वो लगातार खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई कई सालों से वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनकी लाश तक नहीं मिलती। क्या वो मुसलमान नहीं है सर? कोई यहाँ इन्हें मुसलमान। अच्छा सर, वो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो ज़र्ब ए अर्ज, जो इनका एक वो सेशन था, ये जो एक वो पूरी इन्होंने एक ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन के अंदर सर कितने खैबर पख्तूनख्वा और इन सारे इलाकों के अंदर से लोग मारे गए थे। एक बार क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस करता है? वो तो टेररिस्ट के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें सिविलियंस भी मारे गए थे, नो डाउट। सर टेररिस्टों के खिलाफ हुआ, मैं मान गया, लेकिन उसमें जो सिविलियंस मारे गए और जितने ब्रूटली मारे गए और एयर स्ट्राइक तक की गई, हवाई जहाजों से या हेलीकॉप्टरों से हमले किए गए, क्या उसके अंदर किसी ने कोई रिकॉर्ड बताया? अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फैसिलिटेटर भी तो, देखिए मारने वाला गुनहगार है, मैं मानता हूं, लेकिन जो मारने वाले के अलावा जो मारने में मदद करने वाला है वो भी तो इतना ही गुनहगार है। अब ये इस्लाम के नाम की तो सर बात करते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर 1979 के अंदर जिस तरीके से मारकाट मचवाई, चलो वो तो एक फिरंगी गवर्नमेंट थी, एक यूएसएसआर की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ आपने मारकाट मचवा दी, चलो मैं मान लेता हूं। सर 2001 के बाद जितने अफगानिस्तानी इन लोगों ने मरवाए, एक बार इन लोगों ने जितने अफगानिस्तानियों को, इवन मुशर्रफ की शायद बुक में उसने मेंशन किया है, कहां पर, कि उसने अमेरिका को खुश करने के लिए 3,000 इनोसेंट पाकिस्तानियों को टेररिस्ट डिक्लेयर करके मरवा दिया। क्या ये किसी तरीके से इस्लाम अच्छे या मुसलमान का कोई एक्ट है? या तो ये कह दे कि यही मुसलमान है और हम इसे ही मानते हैं, और या फिर ये कह दे कि ये हमारी किताब में लिखा है, या ये जो झूठ फरेब है इस्लाम के नाम पे जो किया जा रहा है, ये जस्टिफाई किया जा सकता है। प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और सर, हमने अफगानिस्तान की बात कर ली जिसमें अमेरिका जो कि नॉन मुस्लिम था उसको लगभग 20 साल सपोर्ट किया सिर्फ इस चीज में कि तुम अफगानियों को मारो, बस हमें पैसा दे दो। सर ये ऐसा नहीं लगता जैसे पाकिस्तान ने
पैसा लेके अफगानिस्तानियों को और अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बेच दिया। राइट। भेज ही तो दिया सर एक तरीके से। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं, कश्मीर के मुद्दे पे आ जाइए। ठीक है सर, कश्मीर का मुद्दा अगर इतना ही इस्लाम को मानने वाला था तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आज जो इंडिया के अंदर कश्मीर से जो कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? ये क्या उसका जवाब दे पाएंगे? सर, डेमोग्राफिक चेंज करना, एक कश्मीरी को वहां से खदेड़ देना और वहां पर लोकल जो ये इनकी प्लेन्स वाली पॉपुलेशन है उसको जबरदस्ती ले जाके बिठाना, कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे सर इस चीज को? सवाल ये है कि पाकिस्तान केवल और केवल इस्लाम के नाम पर लोगों को बेच रहा है, इस्लाम के नाम को बेच के पैसा इकट्ठा कर रहा है। और सर यही पैसा अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी पाकिस्तान में आकर रह रहे थे, और खास बात यह है सर 40 साल से रह रहे थे, इंडिया ने किसी एक मुसलमान को निकालने की बात नहीं करी ना, इंडिया ने किसी एक मुसलमान के साथ एट्रोसिटीज नहीं करी। अगर वो मेरे देश का लीगल बाशिंदा है, लीगल सिटीजन है, तो मैं अगर किसी इंडिया की कोई गवर्नमेंट आके ये करेगी तो सबसे पहले उस मुसलमान के लिए हम और आप ही लड़ेंगे कि भाई उसको नहीं निकाला जा सकता, वो किसी भी लेवल पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रिमिनल को तो जो कि जिसकी फोटो आ चुकी है, बाकायदा सरकार उसकी फोटो दिखा रही है, शो कर रही है यूपी सरकार, उसकी प्रॉपर्टी को अगर डेमोलिश किया जा रहा है तो वो तो ठीक है। लेकिन यहां मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो अफगानी आपके पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तान में 40 साल से लगातार रह रहे हैं सर, 1979 से अब तक 43-44 ईयर्स हो चुके हैं। वो पहली वेव आई थी रिफ्यूजीज की, दूसरी वेव जब अमेरिका ने हमला किया तब आई, और तीसरी वेव अब आई है जब तालिबान रूल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो 40-45 साल से रह रहे हैं, क्या वो उनको आज तक अगर इतना ही मुस्लिम भाईचारा होता तो ये क्या उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे? क्या ये उस मुस्लिम भाईचारे के नाम पर क्या उनको सपोर्ट अगर कर देते तो क्या बुराई थी? मुझे ये बताइए। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे सर। असलियत में जब तक ये अफगानी जो पाकिस्तान में रहकर कमा रहा है, खा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, असलियत में इन अफगानी के नाम पर जब तक यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोप से एड मिलती जा रही थी, तब तक तो खूब जम के एक्सप्लॉइट किया गया, इस्तेमाल किया गया। जैसे ही वो एड बंद हुई और जैसे ही पता लगा कि भैया ये इकोनॉमी के ऊपर बोझ बन चुके हैं, साफ यकीन मानिए इन पाकिस्तानियों के लिए भाड़ में गया मुसलमान, और भाड़ में गया हर वो धार्मिक नारा जिसको ये लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले नारे लगा के वो सब उठा के बाहर फेंक दिए, और उन अफगानिस्तानियों को 2 मिनट नहीं लगाए कि दफा हो जाओ। साहब 1 महीने का टाइम दिया, संभलने का मौका तक नहीं दिया, और जिन को जबरदस्ती हथकड़ियां लगा के या धक्के दे के बाहर निकाला, उन गरीब अफगानियों के घर तक उजाड़ दिए गए साहब। और वो भी इस सर्दी के अंदर, इस सर्दी में जिस समय पर अब ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, और अफगानिस्तान में तो और ज्यादा ठंड। और ऐसे में जब बुलडोजर चलाया गया, भाई बाबा के पास एक लॉजिकल है कि वो पत्थर मार रहा है, वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो परेशान कर रहा है, वो क्रिमिनल है, एक लॉ को नहीं मानता, उसकी प्रॉपर्टी को गिराया गया तो लॉजिकल लगता भी है। इन गरीब लोगों का क्या आज पाकिस्तान अपनी गिरबान में झांक कर देखेगा? मुझे तो नहीं लगता कि रत्ती भर भी वो झांक कर देखेगा, क्योंकि बेशर्मों का एक देश है ये। जो एलीट क्लास है ये अल्ट्रा लेवल की बेशर्म है। और रही बात बुलडोजर, आज ये बुलडोजर के नाम पे जो कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये बाबा को ही तो फॉलो कर रहे हैं। अगर ये बाबा पहले इतने गलत थे तो आज इनको ये शर्म आनी चाहिए कि वो जो गलत कर रहे थे आज ये खुद उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक बाबा को, एक हिंदू बाबा को। तो क्या आगे एक बार पैर भी पकड़ लो, उनकी फोटो लगा दो बुलडोजर के ऊपर, भाई साहब एक बार फोटो लगा दो, कुछ हमें भी फील हो जाए कि हाँ। और यानी आपने एक चीज और प्रूव कर दी कि हाँ भाई साहब ये सनातन धर्म जो है ये रास्ता दिखा रहा है, और तुम उस रास्ते को फॉलो कर रहे हो। और यहाँ लास्ट में फिर वही वाली बात है कि बाप की उंगली पकड़ के चल रहे हो। बाप ने जो काम किया वही बेटा आज के दिन कर रहा है। मैंने कुछ पाकिस्तानियों को बोला था
कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोला था कि देखो तुम्हें इन द एंड योगी बाबा एक चाहिए जो तुम्हारे कंट्री को सुधार दे। सब हंसते थे, नहीं नहीं जियोनिस्ट है और नाजी है। आज वही योगी बाबा वाला बिल्डोजर वाला फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं। क्या कहना है सर, इनके लिए? मैं इससे एग्री नहीं। एक बात मुझे बताइए, ये जो दो फिर वही वाली बात है, मेरे मुंह से निकलेगा दोगलापन, और आप बड़े भाई हैं, आप कहेंगे कि आपको ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कई बार भावनाओं में बह जाता हूं। मुझे आप एक बात बताइए सर, जायनिस्ट की परिभाषा क्या है? मुझे बस इतना बताइए। ये अल्टीमेटली एक स्पीकर लेके घूम रहे हैं, और हर वो बंदा जो मुसलमानों, आज के दिन जायनिस्ट की परिभाषा, क्योंकि हर चीज को वो इजराइल और हमास से जोड़, इनके लिए जायनिस्ट की परिभाषा, एक तो वो सेक्युलर की परिभाषा, एक टॉलरेंट की परिभाषा, और जियो पॉलिटिक्स में जायनिस्ट की परिभाषा लगभग बहुत ज्यादा अनडिफाइंड फॉर्म में होने की वजह से साहब ये एक स्पीकर लगा के घूमते हैं। बस कोई भी सख्ती से कार्रवाई करने वाला आदमी जो स्ट्रिक्टली कार्रवाई कर रहा है उसके माथे पर चिपका देते हैं जायोनिस्ट। ये बाबा को जायनिस्ट कह रही हैं, आज ये क्या कर रही हैं? ये जायनिस्टों से ज्यादा कैनिबल होता है सर। एक कैनिबल वर्ड हम बायोलॉजी में पढ़ते थे, जो अपनी ही जाति को खा रहा होता है, अपनी ही प्रजाति के जानवरों को खाता है, दैट इज कैनिबल। तो ये एक तरीके का सोशल कैनिबल नहीं हो गया पाकिस्तान, जो अपने ही धर्म के लोगों को। अच्छा, खास बात ये, पहले तो हिंदुओं से नफरत के वो तो दूसरे धर्म के हैं, फिर उसके बाद ये अहमदियाओं से नफरत के तुम इस्लाम ही नहीं है तुम्हारा, चलो ठीक है। उसके बाद तुम्हारी शियाओं से नफरत। अरे भाई, ये जो अफगानी शिया, ये तो सुन्नी भी है, ये तुम्हारे कोर सब चीजें तुम्हारे इधर की हैं। अब तो बताओ, अब कौन से वाला अच्छा, और तुम्हारे देश में रहने वाले पठान या पश्तूनों के जैसे हैं, भाषा भी वही, हर चीज तो वही है। अब कौन सा कार्य है, अब कौन सा मामला है कि तुम इन्हें गोलियों से मार, इनकी वो हथकड़ियां डाल के, इनको कांग्रीगेशन कैंप में डाल के, वो सब चीजें। इसका मतलब भारत ने जो सीएए एनआरसी रूल बनाया था वो बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद तुम जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे नहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे सिर्फ इतना बताओ। पर प्रॉब्लम ये है, दे चिकना घड़ा, चिकने घड़े ना सर, वो हमारे बचपन में हम पढ़ते थे, ये चिकना घड़ा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कितना भी पानी डालो। एक्चुअली पाकिस्तान बेशर्मों की एलीट क्लास, पाकिस्तानी एलीट क्लास इतनी बेशर्म हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुनिया का आज का तो उन्होंने लॉजिक तो छोड़ो, उन्होंने बात ही करनी बंद कर दी, उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है हम इतने बेशर्म हैं। उनको पता लग गया ना कि पाकिस्तानी इतना बेशर्म हो चुका है कि अब वो जवाब ना देना चाहता ना सुनना चाहता, बस वो ठीक है जो हो रहा है करने दो, देश को बर्बाद कर रहे हो करने दो, देयर इज नो प्रॉब्लम उनके। फाइनली पाकिस्तान बाबा के चरणों में आ गया। यस, बाबा के चरणों में आ गया। बाबा की एक बार अगर मूर्ति लगा दे तो मजा आ जाए, बुलडोजर पे ही लगा दे, थोड़ा हमारे को तसल्ली मिल जाएगी कि बेटा तुम अपने बाप को फॉलो कर रहे हो। हाँ सही बात है। ये खबर तो ये स्टाइल तो पापा से आया। यस भाई, जीनोम कुछ तो ट्रांसफर हुआ होगा ना, तो ये वाला जीन ट्रांसफर हो गया। अब भले ही वो जीन वो वाला ट्रांसफर इस तरीके से ना होकर आइडियोलॉजिकल वाला ट्रांसफर हो गया। और वैसे भी एक बात बताइए, पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, हर चीज तो उधार की है, तो भैया वो जो जीन्स है वो भी हमारे ही पुरखों के उधार के हैं। तो नाम भी तो उधार का है। यस सर, नाम भी तो उधार का है। कोई आदमी अपना नाम सूरज रखता है? नहीं, शम्स रखते हैं, शम्स। हाँ, वो तो अरेबिक नाम है, तुम्हारा है क्या? तुम बोलते हो नाम शम्स है। जो चौधरी रहमत अली था, मैं कंट्री के नाम पे आ जाता हूँ, चौधरी रहमत अली था, उसने PAKISTAN पाकिस्तान बनाया था। पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, I फॉर इस्लाम, S फॉर सिंध, और पाकिस्तान का मतलब एक वो पार्ट हो गया स्थान, जो कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह। अच्छा, इन बेवकूफों को एक एक्रोनिम के ऊपर इन्होंने कंट्री मांग ली। अच्छा, और जो देने वाला था वो मजे ले गया, और उन्होंने एक ऐसा देश बनाया टूटा फूटा, जो इसे खुद ही समझ में नहीं आया कि वो ये आज तक उसको संभाल नहीं पाए। तो साहब, एक नाम, एक बेवकूफ सा बंदा उठता है, कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ, एक ऐसा जिसकी मौत भी लंदन की सड़कों पे भीख मांगते हुई थी साहब। चौधरी रहमत अली को जिन्ना की मौत के अगले दिन जबरदस्ती उठा के प्लेन के अंदर बिठा के लंदन भेज दिया गया, और साहब कह दिया बीच में मत दे देना इसको। और साहब वो लंदन की सड़कों पर भीख मांगते हुए मरा है, लिटरली।
अब ऐसा बंदा, यानी उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या होगा उसे खुद नहीं पता, क्योंकि उसके पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं था। उसने जोड़ तोड़ के, बच्चे जैसे एक्रोनिम शॉर्ट ट्रिक्स हम बता देते हैं ना बच्चों को, वैसे उसने शॉर्ट ट्रिक्स याद करी और वो शॉर्ट ट्रिक बना के एक देश बना दिया। अब वैसा एक देश, अच्छा आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है सर? मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी कोई किताब मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी, जहां तक मुझे पता है। कोई आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं दिया, नेचर ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिया, वो हवा हवाई बातें करता है। और इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि आइडियाज हैं। हम जवाहरलाल नेहरू को लाख गालियां बकलें, साहब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, वो टूटा फूटा सा एक आइडिया ऑफ इंडिया दिया। गांधी ने जो भी अपना आइडियाज दिए वो भाषणों में दिए, जिन्ना के भाषण ही नहीं है। 1937 से पहले तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो सर कंट्री में से आइडिया गायब है, आइडिया गायब है तो आइडेंटिटी गायब है। आइडेंटिटी गायब है तो साहब वो कॉपी करेगा। वो कॉपी चाहे वो अफगानिस्तान से करे अब्दाली की फॉर्म में, चाहे वो अरबियों से करे, चाहे वो ईरान से करे, और बाकी हम तो बाप हैं ही उनके साथ। एक पोएट थे जिनका नाम था जॉन एलियम, लोग अल्मोड़ा में पैदा हुए 1931, अभी 2002 में, बहुत टाइम नहीं हुआ उनकी डेथ को। अल्मोड़ा में पैदा हुए, कराची में मरे, चले गए थे पार्टीशन के टाइम पे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी कि ये पार्टीशन था अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। मजाक में ही बोला, लेकिन सोचने वाली बात है, कितना ऊंची बात बोली उस आदमी ने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां के रेडिकलाइज लोगों ने मांगा पाकिस्तान। मिला किसे? बंगाली को जिसने कभी नहीं मांगा, पंजाबी को जिसने कभी नहीं मांगा, सिंधी को जिसने कभी नहीं मांगा, खैबर पख्तूनख्वा को जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, और बलूचिस्तान जो कभी नहीं जाना चाहता पाकिस्तान के साथ। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, जिस शरारत को आज तक पाकिस्तानी झेल रहे हैं। अब मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में बताऊं साहब, जिन्ना ने इसे, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं, हिस्ट्री का मास्टर हूं, तो साहब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बच्चे भी मजे लेते हैं, हम कौन से कम है, हम ज्यादा मजे लेते हैं, और आजकल यूट्यूब पे देख के तो कुछ ज्यादा ही मजे ले जाते हैं। तब जिन्ना एक रियलिटी के अंदर डिस्कशन में निकल के आया कि असलियत में ये यही इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही आइडिया निकल कर आता है कि यार आइडिया ऑफ पाकिस्तान डेवलप कहां हुआ, नेम ऑफ पाकिस्तान डेवलप हुआ कैम्ब्रिज में। आइडिया ऑफ पाकिस्तान को हवा किसने दी? अलीगढ़ ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। जब हारा हुआ, मात खाया जिन्ना, कहीं रास्ता ढूंढ रहा था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठा। और अलीगढ़ के जो लौंडे थे जिनकी आप बात कर रहे हैं साहब, ये कहीं ना कहीं जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहो या कुछ भी, जो अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर एक कम्युनल वायलेंस फैलाया वहां से। अच्छा, पाकिस्तान की डिमांड के पीछे का लॉजिक क्या है कि हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी में मुस्लिम इंटरेस्ट्स आर नॉट सेफ। इसका मतलब जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब लॉजिक यही तो है कि अलीगढ़ के लड़कों ने जो शोर मचाया वो उन माइनॉरिटीज के लिए मचाया जो हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स में रह रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कौन सा हिंदू माइनॉरिटी, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी रीजन पाकिस्तान बना? आप जो शब्द कह रहे हैं एग्जैक्टली उसको मैं अपनी क्लासरूम वाले फॉर्म में लॉजिकली बताता हूं। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जबकि जिन्ना खुद, चलो ठीक है वो कराची चले गए थे, लेकिन जो भी, पहली बात तो वो मुसलमान ही नहीं था, वो एक जनरेशन पहले हिंदू और एक जनरेशन बाद उसकी जो थी वो पारसी बन गई। अब साहब पाकिस्तान बना दिया। अच्छा, दूसरा वाला कौन सा था, और क्या नाम है उसका, मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल कश्मीरी पंडित, और जो M.R. जैकर उसका कजन, सगा चाचा का लड़का था, सगा M.R. जैकर। हाँ, M.R. जैकर, तेज बहादुर स्प्रू, सॉरी, तेज बहादुर स्प्रू जो है ये इसके सगे चाचा का लड़का था। साहब मुझे एक बात बताइए, वो अपर कास्ट हिंदूज जो जल्दी से कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर ली, और डिमांड कहाँ की करी कि भाई हमें हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी के जो रूल्स, वो जो राइट्स हैं वो सिक्योर करने हैं। साहब अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया, वो जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान में थी आज वो कहाँ है साहब?
हिंदुस्तान में सही है। बात है। अच्छा, और उसके बाद जिन्ना जाते हुए क्या कहता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के वफादार बन के रहना। भाई इसे धोखा कहते हैं। तुमने जो बिल्कुल पाकिस्तान सही। मांगा वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के राइट्स को सिक्योर करने के नाम पे मांगा, और तुमने मुस्लिम माइनॉरिटीज के राइट्स को सिक्योर करने के नाम पे जो पाकिस्तान मांगा, उसमें तुमने मुस्लिम मेजॉरिटी वाले टेरिटरीज के ऊपर रूल करके अपने आप को कायदे आजम बनाया, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बड़े प्यार से कह के चले गए भाड़ में जा। साहब यही तो हुआ है। अच्छा, एक चीज और आज हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपने, परेशान है और पाकिस्तान का मुसलमान भी परेशान है। एक चीज जिसे पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मना करती है हर बार, मैं आपको उसी अल्लामा इकबाल की पोएट्री पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, वही राम जिनका मंदिर बन रहा है। अहले नजर समझते हैं इसे इमाम हिंद। अहले नजर मतलब जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एजाज इस चिराग हिदायत का है यही, एजाज मतलब ग्लोरी, और इस चिराग हिदायत, हिदायत मतलब जैसे बोलते हैं कि हिदायत देना मीन्स मशवरा देना। हाँ, इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शामिल, मतलब पूरी दुनिया की सहर मतलब मॉर्निंग से ज्यादा रोशन है शाम हिंद, दिवाली के लिए लिख रहा है। तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत का फर्द था। ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ, और पाकिस्तान इसे डिनाई करता है। सर अल्लामा इकबाल या जिन्ना, ये दो के अलावा हमें तीसरा यहाँ पर कोई आइडिया ऑफ पाकिस्तान देने वाला तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट पूछूं, बताऊं, तो अल्लामा इकबाल अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी, लिटरली अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी, जो तराना ए हिंद कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और थोड़े दिन बाद आके तराना ए मिल्ली लिख देता है। उसके बाद आप तीसरी पोइट्री ये सुना रहे हैं। अल्टीमेटली वो खुद ही कंफ्यूज है कि तू भाई पहले ये बता दे, तराना ए हिंद लिख रहा है, तराना ए मिल्ली लिख रहा है, या तो हिंद की बात कर, उसमें भी हिंदुस्तान हमारा, चीनो जहां हमारा, सारा हमारा, उसके अंदर तो सब कुछ अपना बताया, उसकी मेंशन। दूसरी तरफ आप इमाम हिंद की बात कर रहे हो कि राम जो है वो इमाम हिंद है और यहाँ की दिवाली बड़ी अच्छी है। तीसरी तरफ असलियत में सर वो नया नया मुसलमान था, अल्लाह अल्लाह भी पुकार रहा था, दूसरी चीज वो पहले ये पोएट्रीज लिखी थी, उसके बाद अलीगढ़ के लौंडे आए उसकी लाइफ में, और उसके बाद वो आया तराना मिल्लत। अब समझ में आ गया आपको? और मैं इसी चीज पे आ रहा था कि असलियत में वो नया नया मुसलमान था, तो पहले तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, फिर मुसलमान की बात करता है, तो और लास्ट में केवल मुसलमान की बात करता है। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जिस आइडिया ऑफ पाकिस्तान से गायब है, वो कंफ्यूज लोगों के द्वारा बनाया गया एक देश है, जिन्हें खुद की आइडेंटिटी नहीं पता थी कि वो है क्या। साहब मैं हूं, मेरा एक आइडिया जो है मेरी फैमिली और कल्चर का, मेरी कंट्री का, वो जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हुआ है, वो 20 दिन में डेवलप नहीं। साहब अगर सर हम उसे अगर पढ़ाते हैं, तो चाहे हम राजा राम मोहन राय से डिस्कस करें, चाहे वेदास से डिस्कस करें, चाहे हड़प्पा से डिस्कस करें, चाहे उससे भी पीछे स्टोन एज के अंदर जो संस्कृतियां थी उनसे डिस्कस करें, एक फेज है हमारे, उसमें फेज एक के बाद एक दूसरा फेज है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सर वो आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप होता है, जो भले ही शब्दों में हम कम लिख पाए या मतलब नहीं लिख पाए बहुत सारा सा, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया एक फीलिंग की फॉर्म में। पाकिस्तान से यही चीज गायब है कि उनके पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं है, उनके पास उनकी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री से मिलने वाले लेसन्स नहीं है। यही कारण है वो कॉपी करते घूम रहे हैं, और यही कारण है वो किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहे। उनको बाबा का बुलडोजर दिखाई दिया तो भाई बुलडोजर फेर दे, किस पे फेरना उन्हें ये भी नहीं पता। और भविष्य को तो किस पे फेरना मैं बताता हूँ, किस पे मैं फेरना मैं बताता हूँ। ये बुलडोजर बाबा का चला उस पे है, जिस बाबर की ये कस्में खाते हैं, बाबर वहीं से था। जिस अब्दाली की कस्में खाते हैं वो ये उनकी नस्लों पे चला है। ठीक है, ये दुर्रानी की नस्लों पे चला है, जिनकी नस्लों को, जिनके नाम पे ये मिसाइल बनाया है, अब्दाली और गौरी, ये गौरी की नस्लों पे चला है, गौरी वहीं से था।
ये उनकी नस्लों पे बाबा का बिल्डोजर चला है। आए औकात में, आप समझ में आया कि कहाँ के रहने वाले हो। बाबा का बुलडोजर बाबर पे चल गया। हाँ, बाबा का बिल्डोजर चल गया और तुम्हारी अपनी ये जो मांगे हुए नाम थे ना, और ये मांगे हुए सरनेम है ना, जो पीछे लिख रहे हो कि कोई इलाही लिख रहा है और कोई कुछ लिख रहा है, ये सारे के सारे जो सरनेम मांगे हुए हैं उन्हीं पे चला है। बाबा जिनके नाम पे मिसाइल बनाए थे, उन्हीं के पुरखों को तुम घर से निकाल रहे हो, बाबा के बुलडोजर से आ रहे हो लाइन पे। जल्दी आना, हमारा राम मंदिर बन रहा है, वहां पे आपको दर्शन भी करवाएंगे और उसके बाद गोरखनाथ पीठ भेजेंगे। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। फाइनली मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव देते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं। पर्सपेक्टिव ये कि आज जाने अनजाने में पाकिस्तान को समझ में आया कि बाबा और सनातन यही एक रास्ता है चलने का आगे, और उन्होंने वो अपनाया। मैंने जब बोला था इनको, इनके जर्नलिस्ट को तो हंसते थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वही बुलडोजर उन निर्दोष लोगों पे जिन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की, जिन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उन पर बुलडोजर चला, तो मुझे दुख हुआ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद सर।